नमस्कार, पहाड़ प्रभात देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कौशल से। उत्तराखंड में कोरोना कहर बरपा रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना के 8,390 नए केस सामने आए, जबकि 118 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केस 71,174 हो गए। वहीं प्रदेश में अब तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 2,38,383 हो गई है, जबकि 1,58,903 मरीज डिस्चार्ज भी हो गए हैं। तो वहीं कुल 3,548 लोगों की कोरोना से प्रदेश में मौत हो गई है। और उत्तराखंड में अगर बात करें तो देहरादून में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज पिछले 24 घंटे में सामने आए। 3,430 मरीज कोरोना के राजधानी देहरादून में सामने आए। हरिद्वार में 812, पौड़ी में 203, उत्तरकाशी में 266 और टिहरी में 424 कोरोना के नए केस सामने आए, जबकि बागेश्वर में 237, नैनीताल में 636, अल्मोड़ा में 247, पिथौरागढ़ में 208, उधम सिंह नगर में 1,159 और रुद्रप्रयाग में 271, चंपावत में 322 और चमोली में 175 केस पिछले 24 घंटे में सामने आए। तो कोरोना का जिस तरह से कहर उत्तराखंड में बढ़ रहा है, उसमें कुछ राहत की खबर भी आई है। उत्तराखंड में सोमवार से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। शनिवार को केंद्र से प्रदेश को वैक्सीन की 1 लाख डोज मिली है और सोमवार से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों का वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। कोरोना संक्रमण के दौर में लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है। तो सोमवार से 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू होगा। शनिवार को केंद्र से वैक्सीन की 1 लाख डोज मिली है उत्तराखंड को। और ज्यादा जानकारी के साथ रुख करते हैं देहरादून से हमारे संवाददाता विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, सबसे पहले तो ये आंकड़ा जो कोरोना का है, संक्रमण लगातार बढ़ता जा रहा है, मौत के आंकड़े परेशान कर रहे हैं, इस पर प्रकाश डालिए, क्योंकि ये आंकड़े परेशान कर रहे हैं। कोविड कर्फ्यू 10 मई तक लागू है, क्या इसे बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आंकड़ों में अभी तक कमी नहीं देखी जा रही है। जी कौशल, देखिए आपने ठीक कहा, लगातार कोरोना संक्रमण उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहा है और मौत के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। कल ही यानी 24 घंटे में करीब 118 लोगों की मौत कोरोना संक्रमण के कारण हुई है और ऐसे में करीब 8,000 से ज़्यादा और 9,000 के करीब प्रतिदिन अब संख्या उत्तराखंड में आने लगी है। कोविड कर्फ्यू की अगर बात करें तो करीब जितने भी शहरों में कोविड कर्फ्यू राज्य सरकार की ओर से लगाया गया है, सख्ती का पालन कराने के लिए कोशिश राज्य सरकार की गई है। तो कल उसकी मियाद खत्म होगी और कल ही राज्य सरकार की ओर से समय अवधि को जरूर बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि लगातार कोविड के मामले कौशल बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं और सरकार के सामने सबसे बड़ी चिंता आखिर ये है कि किस तरह से मौत के आंकड़ों पर विराम लगे और कोविड के जिस तरह से मामले अब पहाड़ से लेकर मैदान तक बढ़ रहे हैं उस पर कैसे कंट्रोल हो। लेकिन विनोद, हम आपके पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं कोविड कर्फ्यू लागू है, लेकिन आपके पीछे तस्वीरों में जो दिख रहा है, लोग चहलकदमी कर रहे हैं। क्या ये सभी ऐसे हैं जो एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं? ये लोग तो ऐसे ही घूम रहे हैं, तो ऐसे में कोरोना के संक्रमण की चेन को कैसे तोड़ा जाएगा? अधिकारी कहां हैं कार्रवाई करने वाले? जी कौशल, देखिए वैधानिक तरीके से कार्रवाई जरूर चल रही है। जो अनावश्यक रूप से घरों से बाहर निकल रहे हैं, लेकिन आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है, जिसमें फल, सब्जी, स्वास्थ्य, मेडिकल, तमाम ऐसी अन्य सेवाएं हैं जिनको छूट दी गई है। लेकिन अनावश्यक रूप से जो घरों से बाहर निकल रहे हैं लोग, उन पर पूर्ण रूप से सख्ती करके पुलिस कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन लोगों को भी समझना होगा और ये सरकार के भी एक जरूर अपील है, क्योंकि कल ही तीरथ सिंह रावत मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की है कि घरों में रहें, अनावश्यक रूप से नहीं निकले, क्योंकि अब संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। और संक्रमण के बढ़ते इस काल में एक छोटी सी राहत की खबर ये है कि कल से 18 से 35 साल के जितने भी लोग हैं उनको कोरोना वैक्सीन लगाई जाएगी, क्योंकि लगातार वैसे तो क्रम उत्तराखंड में वैक्सीनेशन का चल ही रहा है, क्योंकि लगातार 3 लाख के करीब वैक्सीनेशन डोज उत्तराखंड के पास थी, लेकिन केंद्र से 1 लाख डोज जो 18 से 45 साल के युवक हैं, लोग हैं, उनको कल से लगना शुरू हो जाएगी। 384 स्टेट में सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर ये वैक्सीनेशन का क्रम शुरू होगा। ये राहत की खबर थोड़ी खबर राहत की है कौशल, लेकिन बढ़ते इस कोरोना काल में एक चिंता जरूर इस बात की है कि जो लगातार प्रतिदिन मौत
के आंकड़े हैं, यानी 100 से ज़्यादा आंकड़े रोजाना आ रहे हैं और 8,000 से लेकर 9,000 के बीच में ये जो संख्या है वो अब ये हैरान कर रही है कि जिस तरह से महाराष्ट्र के मुंबई में कोविड काल देखने को मिल रहा है, भयानक रूप ले रहा है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में इस तरीके के संक्रमण देखे जा रहे हैं, तो उससे उत्तराखंड की राजधानी देहरादून भी अछूती नहीं है। उत्तराखंड में अभी 45+ वालों का भी वैक्सीनेशन जारी है। ऐसे में सोमवार से जब 18+ वालों का वैक्सीनेशन शुरू होगा तो ये तालमेल कैसे बैठाया जाएगा? क्योंकि आपकी ही तस्वीरें थी जिसमें 45+ वालों का जब वैक्सीनेशन हो रहा था, जब वैक्सीन की खेप पहुंची थी 3.5 लाख डोज, उसके बाद जो भीड़ उमड़ी थी बूथों पर, वो तस्वीरें तो सबने देखी हैं। ऐसे में ये कैसे समन्वय स्थापित किया जाएगा, कैसे भीड़ को कंट्रोल किया जाएगा, ये भी एक चुनौती रहेगी स्वास्थ्य विभाग के सामने। कौशल जी स्वास्थ्य विभाग के सामने देखिए बिल्कुल कौशल चुनौती जरूर है, क्योंकि पहले से ही यानी राज्य सरकार के पास में करीब 3.5 लाख वैक्सीनेशन डोज थी। वैक्सीनेशन का क्रम पूरे स्टेट में चल रहा है और ऐसे में अब 18 से 35 साल के जितने भी लोग हैं उनको कल से वैक्सीनेशन की डोज लगनी शुरू हो जाएगी। तो एक चिंताजनक बात जरूर है कि आखिरकार किस तरह से कंट्रोल होगा, क्योंकि लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जितने भी कोविड वैक्सीनेशन के सेंटर बनाए गए हैं स्टेट में, उनमें भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है, क्योंकि लगातार लोगों में एक भय है आखिरकार जल्द से जल्द वो वैक्सीनेशन की पहली डोज हो या दूसरी डोज हो, जल्द से जल्द लगवाने की कोशिश में है। और क्योंकि लगातार मौतें हो रही है, मौत के आंकड़ों को देखकर लोगों में भय जरूर है कि जल्द से जल्द वो वैक्सीनेशन की डोज लगाए। अब कल से 18 से 35 साल के लोगों को कल वैक्सीनेशन का क्रम शुरू होगा। उससे ठीक पहले रजिस्ट्रेशन राज्य सरकार की ओर से कराए जा रहे हैं कि जिन जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन डोज के लिए कराना है वो रजिस्ट्रेशन कराए और जैसे ही उसका नंबर आता है वो जरूर अपनी वैक्सीन लगाए। तमाम ये व्यवस्थाएं उत्तराखंड में भी रजिस्ट्रेशन के बिना वैक्सीनेशन नहीं होगा। छोटा सा सवाल, बिना रजिस्ट्रेशन के वैक्सीनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट बूथ पर अगर कोई पहुंच जाता है उसका? जी कौशल देखिए 18 से 35 साल के लिए जो वैक्सीनेशन डोज के लिए एक व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग की ओर से बनाई गई है, उसमें रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा उसको कोविड वैक्सीनेशन के क्रम में शामिल नहीं होना दिया जाएगा, यानी उसको वैक्सीन की डोज नहीं लगेगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से तमाम दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अब बढ़ते संक्रमण के चलते राज्य सरकार, स्वास्थ्य विभाग और यहाँ के स्थानीय लोगों के सामने अब चिंता इस बात की सताने लगी है कौशल आखिरकार किस तरह से इस भयावह इस संक्रमण काल से कैसे बचे, क्योंकि अब लोगों के सामने परेशानी जरूर बढ़ी है लोगों की, लेकिन अब वैक्सीन जब आ गई है केंद्र से, जब वैक्सीन मिल गई है और 18 साल से ऊपर वालों का कल वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ी राहत की सांस जरूर लोग लेंगे। विनोद, बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सचिवालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान कोरोना की मौजूदा स्थिति और वैक्सीनेशन पर मुख्यमंत्री ने बातचीत की। मुख्यमंत्री ने 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की जल्द से जल्द टीकाकरण की प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी डीएम को यह भी निर्देश दिया कि शादी समारोह जैसे दूसरे कार्यक्रमों में भी लोगों की निर्धारित संख्या से ज्यादा अगर कोई पहुंचता है तो ऐसे में सख्त एक्शन लिया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि कंटेनमेंट जोन पर खास फोकस किया जाए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि सेना के रिटायर्ड कर्मियों की भी मदद कोरोना के खिलाफ इस जंग में ली जाए। साथ ही सीएम ने कहा कि कालाबाजारी और ओवर रेटिंग करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। सीएम तीरथ सिंह रावत ने कहा कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित हो, अस्पतालों में ऑक्सीजन इस्तेमाल का ऑडिट होना चाहिए। साथ ही निर्माणाधीन ऑक्सीजन प्लांट का काम तेजी से पूरा किया जाए। ऑक्सीजन प्लांट में बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। तो मुख्यमंत्री ने समीक्षा की कोरोना के मौजूदा हालात को लेकर और कई अहम दिशा निर्देश दिए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ऋषिकेश एम्स में उन्हें भर्ती करवाया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों ने कोविड के शुरुआती लक्षण उन्हें बताए हैं और कई दिनों से उन्हें बुखार और कमजोरी की शिकायत थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा कोरोना पॉजिटिव है और ऋषिकेश एम्स में उनका इलाज जारी है। और अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण की। उत्तराखंड को केंद्र से
मई और जून का राशन मिलेगा। गरीबों में ये खाद्यान्न बांटा जाना है। राज्य सरकार ने मई का राशन बांटना शुरू कर दिया है। 13 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को इसका फायदा होगा। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, केंद्र से उत्तराखंड को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तीसरे चरण के तहत मई और जून का 2 महीने का राशन मिलेगा और राज्य सरकार ने मई का राशन बांटना शुरू कर दिया है। 2 लाख से ज्यादा गरीब परिवारों को इसका फायदा होगा। माफ कीजिएगा, 13 लाख से ज्यादा परिवारों को इसका फायदा होगा। कुमाऊं के सबसे बड़े अस्पताल सुशीला तिवारी में इन दिनों जहां कोविड के मरीजों में लगातार इजाफा होने से वहां की व्यवस्थाओं पर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक मरीज जो काफी गंभीर था और उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जाना बेहद जरूरी था। एनेस्थेसिया विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर ने बिना समय गंवाए खुद ही जनरल वार्ड से उस मरीज को आईसीयू में खुद पहुंचाया और उसका इलाज शुरू कर दिया। डॉक्टर शैलेश लोहानी के साथ डॉक्टर मनोज बाबू ने कोविड के गंभीर मरीज को जनरल वार्ड से आईसीयू में शिफ्ट किया और उसका इलाज शुरू किया। मरीज को तुरंत इलाज की जरूरत थी, लेकिन मरीज को जनरल वार्ड से आईसीयू तक ले जाने के लिए कोई मौजूद नहीं था। लिहाजा दोनों डॉक्टरों ने बिना देरी किए मरीज को शिफ्ट कर इंसानियत की एक बड़ी मिसाल पेश किया। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। खुद ही दोनों डॉक्टर इस पेशेंट को जनरल वार्ड से आईसीयू वार्ड में लेकर जा रहे हैं। कोविड पेशेंट की तबीयत काफी खराब थी, जिसकी वजह से इसे शिफ्ट किया जाना, इसका इलाज तुरंत शुरू किया जाना काफी जरूरी था। जनरल वार्ड में ये भर्ती था, इसे आईसीयू में शिफ्ट करना था, लेकिन वहां पर कोई वार्ड बॉय मौजूद नहीं था। तो डॉक्टरों ने ये जिम्मेदारी उठाई और कोविड पेशेंट को खुद ही लेकर आईसीयू वार्ड में पहुंच गए और उसका इलाज शुरू कर दिया। कोरोना काल में जहां मरीजों को ऑक्सीजन के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, वहीं रुड़की से बीजेपी विधायक प्रदीप बत्रा ने अपनी निधि से मिनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला लिया है। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट लगाने का मकसद सिर्फ जनता की सेवा करना है, जिससे कोरोना महामारी में लोगों की जान बच सके। प्लांट ऐसा ऑर्डर किया है जिसमें कि सिलेंडर्स भरे जाएंगे, तो लोग अपना सिलेंडर लेके आए, भर के वहाँ से उसका लाभ उठाएं। खाली लाइन पे लगाना सिलेंडर या अस्पताल लगाना, मैं समझता हूँ कामयाब नहीं है, पैसा बेकार करने वाली बात है। तो जो प्लांट आएगा 200 सिलेंडर की कैपेसिटी है, 200 सिलेंडर से क्या डेली भरी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। कैबिनेट मंत्री और नैनीताल के जिला प्रभारी बंशीधर भगत ने कहा कि कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। हरिद्वार में मिनी स्टेडियम तैयार हो गया है। ऑक्सीजन के 2 प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन की कमी जिले में ना हो। इसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग को दिशा निर्देश दिए गए कि कोविड में कोई भी लापरवाही नहीं बरती जाए। कोशिश कर रहा हूं कि सब जगह से रिपोर्ट लूं और विशेष रूप से नैनीताल जिले का, क्योंकि कोविड प्रभारी होने के कारण मेरा विशेष दायित्व तो बनता है। हमने स्टेडियम में भी अब लगभग तैयारी कर ली है, मिनी स्टेडियम भी तैयार हो गया है। ऑक्सीजन के 2 प्लांट हम लगा रहे हैं। 1 सप्ताह के भीतर हल्द्वानी या नैनीताल जनपद की स्थिति ये हो जाएगी कि हम ये कह सकेंगे कि हमने पूर्ण तैयारी कर ली गई है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार फ्रंटलाइन वर्कर्स और कोरोना मरीजों की मदद करने में नाकाम साबित हुई है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि विधायक खुद अपनी निधि से 1 करोड़ रुपए दे रहे हैं, जिससे सरकार की व्यवस्था पर सवाल है। नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि ना मरीजों को ऑक्सीजन मिल रही है, ना दवाइयां, ना इंजेक्शन, और प्राइवेट अस्पताल इलाज के नाम पर मनमानी कर रहे हैं। इंदिरा हृदयेश का कहना है कि वो इस बारे में सीएम से 2 बार बात भी कर चुकी हैं। तो कोरोना के बहाने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा है। बाकी ऐसा पूरी तरह सरकार कोरोना मरीजों की और फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं जो, उनकी मदद करने में पूरी तरह विफल रहे हैं। सरकार फेल हो गई है कोरोना में लोगों की मदद करने में। ना ऑक्सीजन मिल पा रहा है, ना दवाएं मिल पा रही हैं, ना इंजेक्शन मिल पा रहे हैं। 1 इंजेक्शन तो 5-6 दिन से हमारी कोशिश है, वो मिल ही नहीं रहा है। कोई मरीज ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल पर कोई नियंत्रण नहीं इनका। इन्होंने कोई रेट उनके तय नहीं किए हैं, वो मनमाने रेट ले रहे हैं। इस पर भी सरकार कोई नियंत्रण नहीं कर पाई। मुख्यमंत्री जी से मेरी 2 बार बात हुई कि कुमाऊं का ये द्वार है हल्द्वानी, और सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं होती है, तो यहाँ आप सुविधाएं भी दें और पैसा भी अधिक दें, सहायता भी करें, पर कोई उसमें बदलाव नहीं आया है।
कोरोना महामारी में भी लोग कालाबाजारी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हरिद्वार के कनखल थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑक्सीजन फ्लो मीटर की कालाबाजारी करने के आरोप में एक कारोबारी को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। आरोप है कि ऑक्सीजन फ्लो मीटर 5,000 रुपए में बेचा जा रहा था, जिसकी कीमत काफी कम थी। इससे पहले भी ज्वालापुर कोतवाली पुलिस ने 2 लोगों को कालाबाजारी करते हुए गिरफ्तार किया। इनसे सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ति हैं जो इनके द्वारा पहले रेमडेसिविर का और अभी ऑक्सीजन फ्लो मीटर का की कालाबाजारी की जा रही है। इस सूचना पे हमने वेरीफाई किया। वेरीफाई करने पे हमें कुछ चीज़ें मिली जो लगा कि हमें इस पे कार्रवाई करनी चाहिए। फिर इसी क्रम में कनखल क्षेत्र में एक व्यक्ति जिनका नाम परीक्षित कुमार है और इनको एक व्यक्ति के साथ 5,000 रुपये में ऑक्सीजन फ्लो मीटर की डिलीवरी करते हुए ऑन कैमरा पकड़ा गया है। इनके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया गया। देहरादून के कोविड प्रभारी मंत्री गणेश जोशी खुद ही शहर की व्यवस्था का जायजा लेने के लिए सड़क पर नजर आए। इस दौरान गणेश जोशी ने जिला प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए कि अगर कोई बेवजह ही सड़कों पर घूमता नजर आता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। कैबिनेट मंत्री और कोविड प्रभारी मंत्री देहरादून के गणेश जोशी सड़कों पर खुद ही उतरे और पुलिस को उन्होंने निर्देश दिए कि जो कोरोना कर्फ्यू है उसका उल्लंघन करते हुए अगर कोई भी नजर आता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। कैबिनेट मिनिस्टर गणेश जोशी ने देहरादून सर्वे चौक स्थित कोविड केयर सेंटर तीलू रौतेली का भी निरीक्षण किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री को शिकायत मिली थी कि इस सेंटर में व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। कैबिनेट मंत्री ने कोविड केयर सेंटर पहुंचकर स्टाफ को सुविधाओं पर खास फोकस करते हुए मरीजों की देखभाल के निर्देश दिए हैं। यहाँ के अपने डॉक्टर्स अधिकारियों को क्या है कि जो लोग यहाँ पर एडमिट हैं, मैंने जो जानकारी ली है सुबह 4 आदमी थे, एक को रेफर कर दिया गया है, 3 पेशेंट यहाँ पर एडमिट हैं। और क्योंकि सुबह मुझे किसी व्यक्ति ने जानकारी दी थी कि यहाँ पर व्यवस्थाएं ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं खुद स्वयं देख लेकर यहाँ पर आया हूँ। लेकिन यहाँ पर आने के बाद डॉक्टर से बात करने के बाद संतुष्ट हूँ कि चाहे वैक्सीन जो हमारा RT-PCR टेस्ट है वो पूरी तरीके से हो रहा है और जो लोग यहाँ पर एडमिट हैं उनको पर्याप्त सुविधाएँ दी जा रही हैं, क्योंकि यहाँ पर वो लोग हैं जो सीवियर नहीं हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल ठीक है। बागेश्वर के चामी गांव के रहने वाले गौरव पांडे ने लंदन के डर्बी शहर में काउंसलर बनकर देश के साथ प्रदेश का अभिमान बढ़ाया है। उनके पैतृक गांव में खुशी का माहौल है। देवभूमि के लाल ने विदेशी धरती पर राजनीति में अपना लोहा मनवाया है। गौरव पांडे ने लंदन के डर्बी शहर में हुए निकाय चुनाव में काउंसलर पद पर जीत हासिल की है। गौरव काउंसलर पद पर जीत हासिल करने के लिए लंबे समय से कोशिश कर रहे थे। 5 बार हारने के बाद अपने 6ठे प्रयास में उन्हें जीत हासिल हुई। खुशी होती है अपने परिवार का, हमारे घर का बेटा आज एक इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है उन्होंने। साथ में हमारे जैसे गांव के साथ साथ ज़िले का, पूरे हमारे राज्य का, हमारे देश का नाम रोशन किया है। मैं यही कहती हूँ कि कई बार उन्होंने कई संघर्षों के बाद ये जीत हासिल की है, तो यही उनके लिए अंत में यही कहना चाहूँगी कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नैनीताल में मौसम ने अचानक करवट ली, जिसके साथ ओलावृष्टि भी हुई और बादलों की गड़गड़ाहट ने लोगों को तर कर दिया। हालांकि कोविड कर्फ्यू की वजह से बाजार में भीड़ नहीं थी, लेकिन अचानक से मौसम बदलने से सड़क एकदम सुनसान हो गई। बद्री विशाल के कपाट खुलने की परंपराएं शुरू हो गई हैं। जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में सूक्ष्म रूप से तिमुंडिया मेले का आयोजन किया गया। इसमें गुड़ और चावल का भोग लगाया गया। इसके बाद सभी हकूकधारियों ने पूजा पाठ की और इस दौरान भगवान बद्री विशाल की यात्रा में कोई रुकावट ना हो, इसकी मनोकामना की। बद्रीनाथ धाम के कपाट 18 मई को खुलेंगे। हर साल कपाट खुलने के दिन 11 दिन पहले नरसिंह मंदिर में मेले का आयोजन होता है। तो फिलहाल पहाड़ प्रभात में इतना ही। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए बड़ी खबरों का बुलेटिन मेरे सहयोगी राजीव गांधी।